राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले के अंक में हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न प्रतिमान और राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण अर्थात कौन कौन संस्थाएं या व्यक्ति राजनीतिक आधुनिकीकरण में योगदान देते हैं उनका अध्ययन करें। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं पढ़ी और उन विशेषताओं या लक्षणों को अगर कंप्रेस किया जाए तो 3 विशेषताएं निकल के आती हैं। पहली है बुद्धि संगत सत्ता, दूसरी है विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, तीसरी है राजनीतिक सहभागिता। अर्थात सत्ता जनता की इच्छा अनुसार हो, अत्यधिक राजनीतिक संस्थाएं हों और जिनके द्वारा विशेष कार्य किए जाएं, और लोगों की सहभागिता, तभी राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संभव है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान। राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रम प्रतिमान अर्थात कोई निश्चित प्रतिमान नहीं निर्धारित किया जा सकता। एडवर्ड सील्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अपने लेख में यह बताने का प्रयास किया है कि आधुनिकीकरण के आधार पर अगर सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो मोटे तौर पर 5 मॉडल उल्लेखनीय लगेंगे जो निम्न हैं। अर्थात एडवर्ड सील्स ने 5 शासन व्यवस्थाओं के आधार पर 5 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के आधार पर 5 प्रकार के मॉडल राजनीतिक आधुनिकीकरण के निर्धारित किए हैं। क्योंकि आधुनिकीकरण, जैसा आपने पढ़ा था कि आधुनिकीकरण में विकसित राष्ट्रों को आधुनिकीकरण का मॉडल माना जाता है और विकासशील राष्ट्र उस पथ पर अग्रसर होते हैं। लेकिन विकासशील राष्ट्रों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं जो आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक हैं। उन्होंने लोकतंत्र तो अपना रखा है, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप उन देशों में अलग अलग है, इसलिए आधुनिकीकरण का रूप भी वहाँ अलग अलग है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, इसलिए आधुनिकीकरण भी वहाँ अलग अलग रूप में विद्यमान है। तो सबसे पहले हम राजनीतिक लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक लोकतंत्र को एडवर्ड सील्स के अनुसार पहला प्रतिमान माना है। राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण के एक ऐसे प्रतिमान को प्रस्तुत करता है जिसमें जन भागीदारी अत्यधिक होती है और शासन के प्रति शासन जनता के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायी होता है, और ऐसे शासन को राजनीतिक नागरिक शासन भी कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र संबंधी राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा निश्चित समय पर निर्वाचन द्वारा ऐसी शक्तिशाली व्यवस्थापिका का गठन हो जिसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण न कर सके। दूसरा, एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद हों और जिस दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो उसे सरकार बनाने का अधिकार मिले। तीसरा, राजनीतिक सत्ता पहले से ही निश्चित अल्प अवधि तक ग्रहण की जाए, इस अवधि के बाद आम चुनाव हो। अगला, सत्ता के निरंकुश एवं अनुत्तरदायी प्रयोग की प्रवृत्ति को रोकने की संवैधानिक व्यवस्था हो, अर्थात
व्यवस्थापिका में बहुमत का विश्वास खोने पर सरकार त्यागपत्र दे। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व हो। तो इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र की ये विशेषताएं कि राजनीतिक लोकतंत्र सही मायने में होता क्या है कि जहां जनता के प्रति उत्तरदायी एक सरकार हो। यद्यपि विकासशील देशों ने इस प्रतिमान की आकांक्षा की है, किंतु इस दिशा में अधिकांश देशों के प्रयत्न असफल ही रहे हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतिमान के सफल संचालन के लिए विशिष्ट प्रकार की सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का मौजूद होना आवश्यक है। तो राजनीतिक लोकतंत्र अर्थात राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतिमान जो राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में दिखाई देता है, वो विकासशील देशों में लगभग बहुत कम दिखाई देता है। दूसरा प्रतिमान है अभिभावी की ये लोकतंत्र या संरक्षित लोकतंत्र। संरक्षित लोकतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण का ऐसा प्रतिमान है जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र की सभी संस्थाएं मौजूद रहती हैं, किंतु व्यवहार में शासन की अन्य संस्थाओं की तुलना में कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होती है। इसके हाथों में सत्ता का केंद्रीयकरण होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के इस प्रतिमान में निर्वाचित व्यवस्थापिका तो होती है, किंतु उनकी शक्तियां नियंत्रित व सीमित होती हैं। इसी प्रकार प्रेस व जनमत निर्माण के साधन भी सक्रिय रहते हैं, किंतु उनकी स्वतंत्रता मर्यादित होती है। नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, किंतु उन पर आवश्यक प्रतिबंध भी लागू रहते हैं। किसी भी देश में संरक्षित अथवा अभिभावी लोकतंत्र की स्थापना उस देश के ऐसे अभिजन वर्ग द्वारा की जाती है जिसका राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक लोकतंत्र वाले प्रतिमान में पूरा विश्वास तो होता है, किंतु वह संरक्षित लोकतंत्र के प्रतिमान को अस्थायी और तौर पर मात्र उस समय तक बनाए रखने का पक्षधर होता है जब तक कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना एवं सफल संचालन की आवश्यक सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं हो जाए। इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं, किंतु कार्यपालिका शासन के तीन अंगों की शक्तियों को अपने हाथों में अधिकाधिक केंद्रण कर लेता है और अपने आप को समाज का रक्षक अर्थात जो कार्यपालिका सरकार है समाज के रक्षक मानती है। ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का दूसरा प्रतिमान है जो विकासशील देशों में दिखाई देता है। तीसरा है आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। आधुनिकताशील वर्गतंत्र अथवा आधुनिकताशील अल्पतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण का ऐसा प्रतिमान है जिसमें संपूर्ण शासन सत्ता पर अल्प वर्ग का पूर्ण अधिकार होता है। यह अल्प वर्ग देश के आर्थिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण का पूर्ण पक्षपाती होता है और इस दिशा में तेजी से प्रयत्न भी करता है, किंतु इसकी पश्चिम प्रकार के राजनीतिक आधुनिकीकरण में कोई आस्था नहीं होती। ऐसे आधुनिकताशील वर्गतंत्र की स्थापना उन अनेक विकासशील देशों में हुई है जिनमें राजनीतिक लोकतंत्र का प्रयोग न केवल असफल रहा, अपितु इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव एवं संघर्ष और आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। इन देशों में राजनीतिक लोकतंत्र को राष्ट्रीय संकट उत्पन्न करने वाला माना गया है और उसके विरोध में ऐसा अल्प वर्ग शासन सत्ता पर अधिकार कर लेता है जो राजनीतिक लोकतंत्र के स्थान पर एक सत्तावादी राज्य की स्थापना उचित मानता है।
यह अल्प वर्ग साधारण जनता की राजनीतिक योग्यता में विश्वास नहीं रखता और अपने शासन के सभी प्रकार के विरोध को कुचलने में विश्वास रखता है। इस प्रकार ये भी जो मॉडल है प्रतिमान आधुनिकीकरणशील वर्ग तंत्र का, ये भी विकासशील देशों में पाया जाता है। इसमें शासन सत्ता द्वारा लोगों के विरोध को ज़बरदस्ती कुचल दिया जाता है। सेना का, पुलिस का प्रयोग लोगों के विरुद्ध ही किया जाता है। इसमें व्यवस्थापिका के अधिकार नाम मात्र के होते हैं, वह मात्र परामर्श का कार्य करती है। न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात वह कार्यपालिका का अनुकरण करती है। इससे सरकार को कानूनी स्तर पर अनेक विरोधियों से निपटने में आसानी रहती है। चौथा है सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण का ऐसा प्रतिमान है जो प्रथम तीनों प्रतिमानों से एकदम भिन्न है। सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र यह एकाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है और शासन का संचालन एक कठोर दल व्यवस्था द्वारा किया जाता है। प्रशासक समूह रूलिंग कलीग इस विश्वास के साथ शासन करते हैं कि उसे न केवल श्रेष्ठ जीवन का अंतिम ज्ञान है, अपितु उसे इस ज्ञान के अनुसार सामान्य जनता को हाँकने का भी अधिकार है। सत्तारूढ़ शासक वर्ग के अलावा समाज में शक्ति का अन्य कोई केंद्र नहीं होता है, अर्थात शासक वर्ग किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करता है। विरोध को कुचलने के लिए सभी प्रकार के कठोर व हिंसक साधनों को उचित माना जाता है। मात्र एक राजनीतिक दल का अस्तित्व होता है और दल शासन का अभिन्न अंग होता है। 20वीं सदी में सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र के दो प्रचलित रूप दिखाई देते हैं। पहला वामपंथी साम्यवादी सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र और दूसरा है फासीवादी सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। अगला है परंपरागत वर्गतंत्र। ये नाम से ही आधुनिक परंपरागत है, इसलिए आधुनिकीकरण का विरोधी है। परंपरावादी वर्गतंत्र या परंपरावादी अल्पतंत्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका आधार परंपरागत धार्मिक विश्वासों पर आधारित राजवंशीय शासन होता है। इस प्रकार परंपरावादी वर्गतंत्र का प्रतिमान अपनी मूल प्रकृति से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से मेल नहीं खाता है। वस्तुतः यह परंपरागत संस्कृति की रक्षा के नाम पर सामाजिक व राजनीतिक जीवन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोधी होता है और इस प्रक्रिया के अभाव में आर्थिक क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण की गति बहुत धीमी होती है। इस प्रकार एडवर्ड सील्स ने विभिन्न विकासशील देशों में स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर ये 5 प्रतिमान राजनीतिक आधुनिकीकरण के बताए हैं। अब है राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक पेचीदा परिवर्तन है जिसमें कई अभिकरणों और माध्यमों की भूमिका रहती है, किंतु राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक विकास से नहीं जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर एसपी वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास दोनों ही राजनीतिक आधुनिकीकरण के निर्णायक तत्व माने जाते हैं और इनसे विकासशील देशों के लिए घातक परिणाम निकले हैं। मोटे रूप में आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण इस प्रकार हैं।
राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख अभिकरण अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग होता है। बुद्धिजीवियों के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के साध्यों, लक्ष्यों, उद्देश्यों के विकल्प सुझाए जाते हैं। इन्हीं विकल्पों में से कुछ का चयन करके राजनीतिक शक्ति को संरचनात्मक रूप दिया जाता है। अभिजन इन संरचनात्मक व्यवस्थाओं के कार्मिक होते हैं। इनकी विचारधारा और विशेष प्रकार की मान्यताएं राजनीतिक आधुनिकीकरण का परिप्रेक्ष्य तैयार करती हैं। दूसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक अभिकरण के प्रमुख अभिकरण होते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण होते हैं। राजनीतिक दल भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इनकी भूमिका सर्वविदित है। सर्वाधिकारवादी शासनों में तो एकाधिकारवादी राजनीतिक दल ही राजनीतिकरण का प्रेरक रहता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से विचारधारा को आधुनिकीकरण का शक्तिशाली अभिकरण माना जाता है। तीसरा है सरकारों के तत्वावधान में आधुनिकीकरण की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। सरकारों का राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण के रूप में विशेष महत्व है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकारों के माध्यम से ही अधिकांश कार्यों की पहल होती है। सरकारों के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। सरकारें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुमुखी प्रगति की प्रेरक बनकर राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की आधार भूमि तैयार करने का प्रभावी माध्यम बन जाती हैं। इस प्रकार हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान और राजनीतिक आधुनिकीकरण की एजेंसियां अर्थात अभिकरणों का अध्ययन किया। अब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण में अंतर पढ़ते हैं कि आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है। उद्देश्य युक्त परिवर्तन ही आधुनिकीकरण है। अर्थात पश्चिम का, क्योंकि पश्चिमी देश आधुनिकीकरण के मॉडल होते हैं और विकासशील राष्ट्र उनकी ओर अग्रसर होते हैं, उस मॉडल की ओर। लेकिन उनका अंधानुकीकरण करना, उनके मॉडल को बिना सोचे समझे अपना लेना पाश्चात्यीकरण है। इसलिए आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है। अर्थात आपका यदि उन लोकतांत्रिक मूल्यों में उनमें विश्वास है और उनको आप अपनाते हैं, तब आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण एक उद्देश्य युक्त परिवर्तन है कि अब एक ऐसा परिवर्तन जो हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। पाश्चात्यीकरण का संबंध मूल्यों से नहीं है, वह मूल्य मुक्त अवधारणा है। यही कारण है कि इसका न कोई क्रम होता है, न कोई दिशा होती है। यह केवल भौतिक अथवा बाहरी दिखावट से ही अधिक संबंध रखता है, जबकि आधुनिकीकरण का संबंध मानव समाज के मूल्यों की समग्रता के संदर्भ में परिवर्तनों से है। धन्यवाद।